सर ए का, अच्छा हाँ, देखो जनरल रॉड जो है रोटेट कर गया, उसमें रॉड रोटेट कर गया। बेसिक अप्रोच है रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए। स्टार्टिंग में तुम्हें बताया हुआ है कि इनिशियली ये रॉड था और यहाँ से थीटा डिग्री रोटेट हुआ, तो ये थीटा डिग्री रोटेट होगा तो यहाँ पे जो है ओमेगा 0 है, यहाँ पे कुछ ओमेगा होगा। ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? थीटा रोटेशन के बाद चेंज जो सेंटर ऑफ मास की दोनों दोनों हाइट होगी, ये होगा अल्फा एल बाई 2 और इधर होगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास दोनों एक्सलेशन होंगे, सेंट्रीपिटल होगा, टेंजेंशियल होगा। सो अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l था शायद। अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या आया था? ठीक है, फाइंड ही कर लेते हैं। टॉर्क, अल्फा की वैल्यू डिपेंड करेगी टॉर्क पे। टॉर्क किसका होगा? ग्रेविटी का। ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा? mg इंटू l/2 कॉस थीटा। l/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अबाउट द रॉड, वो क्या होगा? ml²/3 इंटू अल्फा, एम एल कैंसिल आउट। अल्फा की वैल्यू आई थी 3g कॉस थीटा बाई 2l। ये हुआ अल्फा। अल्फा एल बाई टू, अल्फा एल बाई टू जो है टेंजेंशियल एक्सलेशन हो जाएगा, वो होगा 3g/4, 3g/4 कॉस थीटा, 3g/4 कॉस थीटा। एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा रोटेट करने के बाद ओमेगा कितना होगा? वो ओमेगा इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये होगा वर्टिकल हाइट, चेंज इन वर्टिकल हाइट 3g/2l अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/4। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो चेंज इन वर्टिकल हाइट, चेंज इन वर्टिकल हाइट ये हो जाएगा mg l/2 साइन थीटा, mg l/2 साइन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ml²/3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ml/2 ml/2। So omega is equal to omega square is equal to 3g sin theta by L. What is omega square L by 2? तो ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 ये आ गई हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। चाहिए सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन हो जाएगा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, तो ये होगा 3g साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, ये जनरल पोजीशन है इसलिए थोड़ा सा है। तो 3g/4 कॉस थीटा एंड 3g/2 साइन थीटा, ये दोनों एक्सलेशन है। अब इसके बाद एक्सलेशन है तो हम फोर्सेस दिखाएंगे भाई, रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है मतलब F इक्वल टू एम ए लिखेंगे, तभी तो F इक्वल टू एम ए का इक्वेशन जब लिखेंगे तभी हम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ तक तो क्या था पिछली क्लास में, फोर्सेस डिनोट करते हैं RX RY। ऐसा क्यों एज्यूम किया? कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, मुझे वेक्टर को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी सेंटर का एक्सेलेरेशन है वो टुवर्ड्स द ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2, ऐसा वो तो है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलेरेशन है इसका। तो एक फोर्स हुआ RX RY, दूसरा फोर्स हुआ mg है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल से थीटा रोटेट हुआ, तो ये एंगल हो जाएगा 90, 90 माइनस थीटा, 90, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा थीटा। mg cos थीटा
जैसे प्लेन में फोर्स को रिजॉल्व करते थे, प्लेन के परपेंडिकुलर, यस सर। एम जी साइन थीटा सेम टाइप का है, एम जी साइन थीटा। तो यही फोर्स है, रिएक्शन फोर्स एंड ग्रेविटी। अब इसमें फोर्सेज अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड में हमने रिजॉल्व कर दिया। क्या फायदा, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी तो उसी डायरेक्शन में है। तो ये है हमारा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन देखो, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू है और ये अल्फा एल बाई टू है। अब अल्फा एल बाई टू, तो अब नेट फोर्स जो भी हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख लिया, रॉड के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस लिख दिए, बस इक्वेशन लिखना है। नेट फोर्स है अल्फा एल बाई टू, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस आर वाई। आर वाई क्या है, एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने एज्यूम किया भाई कि ये एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो एम जी कॉस थीटा माइनस आर वाई इज इक्वल टू एम अल्फा एल बाई टू। क्वेश्चन वन, along the length नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ है, कोई सेंटर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं दिखाया हमने। हमने आर एक्स को भी ऐसे ले लिया और एम जी को भी ले लिया, तो कोई फर्क नहीं, वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो टुवर्ड सेंटर कोई फोर्स नहीं है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, जो भी है अवे फ्रॉम द सेंटर मैंने डिनोट किया है, एम जी साइन थीटा। ये क्या हुआ, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, क्योंकि ये फोर्स है अवे फ्रॉम द सेंटर। मैं क्या लिख रहा हूँ, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो टुवर्ड सेंटर कोई डायरेक्शन, कोई फोर्स इसमें है नहीं डायरेक्टेड, तो उसको लिख लिया मैंने ऐसे, जीरो माइनस, जीरो मतलब कोई फोर्स नहीं है, माइनस अवे फ्रॉम द सेंटर, यही होगा नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, इज इक्वल टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ऐसा हो गया, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से देखोगे आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, कि एम जी एल अल्फ़ा हमारे पास है, तो ये है एम जी कॉस थीटा माइनस आर वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एल बाई टू थ्री जी बाई फोर कॉस थीटा है, हमें अल्फ़ा एल बाई टू थ्री जी बाई फोर कॉस थीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे एम इंटू थ्री जी बाई फोर कॉस थीटा, थ्री जी बाई फोर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी बाई फोर कॉस थीटा। सो आर वाई इज इक्वल टू एम जी बाई फोर cos theta, ry is equal to mg by 4 cos theta। इधर क्या होगा, इस केस में आर वाई जो है एम जी, आर एक्स फाइंड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर एल की वैल्यू पुट करो, ओमेगा स्क्वायर एल की वैल्यू कितनी है, थ्री जी बाई फोर साइन थीटा। ओमेगा स्क्वायर एल इज इक्वल टू थ्री जी साइन थीटा बाई टू, तो थ्री जी साइन थीटा बाई टू माइनस आर एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस आर एक्स माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू थ्री जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू, थ्री जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, थ्री एम जी बाई टू प्लस फाइव एम जी बाई टू, सो आर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू। माइनस का मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है एक्चुअल में, वो सपोर्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, कि सेम मैग्नीट्यूड का है और डायरेक्शन उसकी टुवर्ड्स द सेंटर है। मतलब ऐसा सोचो, सपोर्ट रिएक्शन के लिए तुम्हें एक पॉइंट बताया होगा, कभी भी अगर सपोर्ट के बारे में सोचना है तो ये देखो कि जब सपोर्ट नहीं है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज करो कि अगर इसको यहाँ से फॉल करता है और वो ब्रेक हो जाता है, हिंज टूट जाता है किसी वजह से, तो वो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में से बाहर की तरफ हो जाएगा। मतलब रियली उस आउटवर्ड, यस सर। मतलब वो सपोर्ट क्या कर रहा था, उसको इनवर्ड पुल कर रहा था। तो कोई भी चीज की कीमत तब समझ में आती है जब वो नहीं रहता है। तो वैसे ही सपोर्ट की डायरेक्शन अगर समझनी है, तो मान लो कि अगर सपोर्ट नहीं है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है सपोर्ट उसको अपोजिट में पुट करेगा। जैसे कि तुम्हें डोर में भी बताया था कि डोर में सपोर्ट से हमें रिएक्शन वेक्टर्स ड्रॉ करने थे, तो बताया था जब वो सपोर्ट नहीं है तब तुम देखो किस डायरेक्शन में है।
Yes, sir. तो आर एक्स आर वाई, तो एक्चुअल में ये जो है रॉड है, रॉड के ऊपर एक्स इस डायरेक्शन में है, आर एक्स इस डायरेक्शन में है एंड आर वाई पॉजिटिव है, मतलब ठीक है। रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स जो है इसके ऐसे होगा, कहीं इसके वेक्टर के अलॉन्ग ऐसे हो सकता है। तो सिर्फ इसमें एक्सेलेरेशन भी आ सकता है, सिर्फ वेक्टर भी आ सकता है कि डिनोट करेक्टली द विच ऑफ द ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स वेक्टर। तो ऐसा कुछ वेक्टर होगा, ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ ऐसे किसी इंक्लाइन पे होगा, तो अलग अलग वेक्टर दिए होंगे तो वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या समझ पाई? Yes, sir. अल्फा फाइंड करना, यस सर। ओमेगा फाइंड करना, एक्सेलेरेशन फाइंड करना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना, उसको सॉल्व कर लेना, बस आ जाएगा रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट एनालिसिस। किसी भी सिस्टम में इतने ही टाइप के सिचुएशंस होंगे। अल्फा फाइंड करने के लिए रिजिड बॉडी चेंज होगा, अल्फा फाइंड करने के लिए, ओमेगा फाइंड करने के लिए, एसी फाइंड करने के लिए, रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए, बस। जैसे वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन वाला आई होप कि कर चुके होगे, बट फिर भी मैं उसको जल्दी से क्विकली बता देता हूँ कि इनिशियली अब तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि किसी पर्टिकुलर एंगल में 60 डिग्री रोटेट किया तो बताओ, 30 डिग्री रोटेट किया बताओ। तो यहाँ से मान लो ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हुआ तो वर्टिकल हुआ तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा एंड अल्फा। अल्फा में पता है भाई कि यहाँ से ये रोटेट करके आया है, इस पॉइंट पे एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, रिएक्शन फोर्स। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो है, टॉर्क अगर जीरो है तो अल्फा भी जीरो है, अल्फा जीरो है तो अल्फा एल बाई टू भी जीरो है। क्या है? सिर्फ ओमेगा है। ओमेगा कितना होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम से यूज करेंगे। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ग्रेविटी, work done by gravity is equal to mgl by 2 is equal to half I omega square, half ml square by 3, half I omega square ml by 2, ml by 2. So omega is equal to 3g by 2l, 3g by l, ठीक है, 3g by 3g by l, ठीक है। व्हाट इज एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 3g by 2, ठीक है। 3g by 2। अब रिएक्शन फोर्स हम डिनोट करेंगे, रिएक्शन फोर्स यहाँ से ये आर एक्स डिनोट कर दिया, ये आर वाई डिनोट कर दिया। आर एक्स इक्वेशन को ही देख के बता सकते हो कि कोई और फोर्स है नहीं, आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। आर वाई है, आर वाई कैसे? जो सोच रहे होंगे अरे क्या ये, एक मिनट एक मिनट, ये फोर्स एम जी है और ये आर वाई है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन है? आर वाई को मैंने डिनोट किया है। सो आर वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, ए सी इज 3g by 2, 3g by 2। तो याद करोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन था वहां पे भी ये बताया था कि टी इक्वल टू एम जी मत कर देना कभी भी, पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है हमेशा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन करोगे। तो देखो एम जी से यहाँ का सपोर्ट रिएक्शन एम जी से ज्यादा है। सपोज कोई स्विंग कर रहा है अगर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है उसके वजह से, ये नहीं कि सिर्फ ये एम जी है, उसके रोटेशन के वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके वजह से आ रहा है 5 mg/2, 5 mg/2. 5 mg/2, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। 60 डिग्री पे पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द 60 डिग्री, फाइंड आउट एट 60 डिग्री व्हाट इज रिएक्शन फोर्स। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और उसको जो है तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे सपोज करो कि कोई डिस्क है, यहाँ से डिस्क है या रिंग, रिंग ले लेते हैं, रिंग है। रिंग जो है इनिशियली ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो वैसे इस पॉइंट पे सस्पेंडेड है ये ऐसे। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन and center of mass lies, will lie, is at same horizontal level. Center of the ring and point of suspension lies at the same horizontal level, ऐसे है। फिर उसको उस पॉइंट से रिलीज किया गया। दिस रिंग इज रिलीज्ड when center of mass is just below the point of suspension, इस केस में।
मतलब आफ्टर रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेशन के बाद बताओ रिएक्शन फोर्स एंड एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड अल्फा ओमेगा एंड हिंज reaction when ring rotates by 90 degree. Ring rotates by 90 degree. ठीक है, तो अप्रोच बिल्कुल सेम है। अप्रोच क्या सेम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड करना है हमें ओमेगा, ओमेगा से अल्फा फाइंड कर सकते हैं, या अल्फा के लिए टॉर्क, ओमेगा के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टॉर्क यहां पे देखेंगे तो टॉर्क कौन कौन सा है, टॉर्क होना चाहिए आर एक्स आर वाई, ये आर एक्स आर वाई। कभी भी सेंटर ऑफ मास पॉइंट के नीचे होता है तो उसका टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा, और वही दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री रोटेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास रिंग का कहां पे होगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे ये mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो अल्फा टॉर्क इसका जीरो, इस एक्सिस के बाद नो टॉर्क, सो अल्फा जीरो, बात खत्म। जो होगा ओमेगा होगा। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन, चेंज इन वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कोई बता सकता है सेंटर ऑफ मास की हाइट में कितना चेंज, 2r, सेंटर ऑफ मास की हाइट में चेंज इनिशियल लेवल पे यहाँ था, फाइनल लेवल सेंटर ऑफ मास का यहाँ है। वर्टिकल हाइट में चेंज फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये इनिशियल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, और ये डिफरेंस है। क्या ये दोनों में डिफरेंस आर का ही होगा, बिल्कुल। यहाँ पे ये जो है आर आ रहा है कि रिंग जो है रोटेट कर रहा है तो कितना डिस्टेंस आएगा, इनिशियली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वापस वो आर डिस्टेंस पे रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में या टॉर्क के डायरेक्शन में रोटेशन है। तो ये हो जाएगा mg इंटू आर, mg इंटू आर टॉर्क, सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है कि आई क्या होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, कोई बता सकता है? कोई आंसर? थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू। रिंग रिंग है ये, रिंग के सेंटर के अबाउट मुझे नोन है। m/2 मैं कुछ भी बोल रहा हूँ भाई, एक्सिस तो सोचो और वहां से कैसे क्या फाइंड करेंगे। सेंटर के अबाउट नोन है कितना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग है रिंग। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, रिंग का ये है एम आर स्क्वायर, और ये है ऐसे एक्सिस है, क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम IC प्लस MD स्क्वायर मींस MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर 2MR स्क्वायर। ये सब याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे ही गलत करोगे, याद रखो, एकदम रट लो सब। MGR हाफ इंटू 2MR स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी GR, R से R भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G बाई R। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इसका सेंटर ऑफ मास का ओमेगा स्क्वायर आर होगा, क्यों, सेंटर ऑफ मास आर डिस्टेंस पे है, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स हम देखेंगे, ऐसे फोर्स डिनोट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये है रिंग, रिंग में दिखा देंगे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, सेंट्रीपिटल किधर होता है, टुवर्ड सेंटर,
फोर्स डिनोट किया है, यहाँ से है आर एक्स, यहाँ से है फोर्स आर वाई, यहाँ पे है एम जी। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है? नहीं, तो आर एक्स इज इक्वल टू 0। आर वाई नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर जो डायरेक्शन है वो तो आर वाई टूवर्ड सेंटर ही है। आर वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो आर वाई इज इक्वल टू 2 mg। तो सपोर्ट पे उसके वेट से भी ज्यादा है, समझ रहे हो? आर वाई इज इक्वल टू 2 mg, मतलब मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे लोड है। जैसे हम अगर मान लो ये कम वीक सपोर्ट है, वीक टाइप का है, हमने बस सस्पेंड किया हुआ है, तब तो वो उस टाइम पे एमजी लग रहा है। अगर वहां से रिलीज करेंगे तो सपोर्ट के ब्रेक होने के चांसेस है, समझ रहे हो? कि अगर केवल होल्ड करके है तो मान लो सपोर्ट कर लिया, बट अगर वो मूव करता हुआ आ रहा है तो रिएक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो देखो रिएक्शन फोर्स 2 mg आ रहा है, ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है, समझे कुछ? सर, हम्म एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा, वो पॉइंट थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट लिखना है? दिस एक्सिस जो हिंज है, दिस हिंज इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये जो है ये तो टेंजेंशियल एक्सिस है, यस टेंजेंशियल सर। एक्सिस। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक नोन है, कौन सा? दो याद रखते हैं हम, एक जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन यस सर। पासिंग थ्रू सेंटर, और दूसरा डायमीटर के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट जो डायमीटर के अबाउट है, जो परपेंडिकुलर टू द सेंटर है दैट इज एम आर स्क्वायर, एंड डायमीटर के एम आर अबाउट जो है वो स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर एम बाई आर 2। स्क्वायर बाय 2। तो इस एक्सिस के यस सर। अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर यस स्क्वायर, सर। तो वो 2 mr स्क्वायर, टेंजेंट के अबाउट 2 mr स्क्वायर, 3/2 जो है वो डिस्क का होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रीक्वेंटली देखते रहो तो यस सर। कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। यस सर। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम्म सर क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में सर कंफ्यूज हो जाता है सर, किसका फॉर्मूला क्या होगा हाँ बताओ। इंडिविजुअल का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूज हुआ करो, बहुत ही अच्छा है। उसको एक A4 पेपर लो, उस पर लिख लो, या तो कहीं टेबल पे आसपास पेस्ट कर लो, जहाँ पे भी, उसको रख लो। नहीं तो एक ट्रांसपेरेंट फाइल मंगा लो, उसमें रख लो, उसको देखते रहो। सेंटर ऑफ मास सारे सारे शेप के एक साथ लिस्ट डाउन कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारा जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है एक साइड में, कि एक ग्लांस में मुझे क्लियरली वो दिख जाए। A4 पेपर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस साइड से थोड़ा सा ठीक ठाक से सब लिख लो। तो लिखोगे, एक तो अच्छे से लिखोगे तो भी तुम्हें याद होगा, दिमाग में रजिस्टर होगा, और फिर वहां पे वो रहेगा, उसको बार बार रेफर करना है। ओवरऑल ये 4-5 की लिस्ट जो है होनी चाहिए। अभी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास है, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये जो 4-5 स्टैंडर्ड है सारे टाइप, ग्रेविटेशन में भी आएगा अभी। तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, क्या है, तो वो सारे जो है अलग अलग टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होंगे। तो वो लिस्ट जब तक तुम्हारे पास नहीं रहेगी, उसको यूज नहीं करोगे, तब तक भूल जाओगे। जैसे मान लो बेसिक मैथ वाले फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हैं, तो जो मान लो जिनका मैथ नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वही सारे फॉर्मूलेज जो हैं उनको एक साथ लिख के रख लेना है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मुझे रेफर करना पड़ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फॉर्मूला है या जो भी इंटीग्रेशन का है, डिफरेंशिएशन का है, तो उसको। तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन, रिएक्शन फोर्स फाइंड करना। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको अटेम्प्ट करना है। सपोज कि ये है, a rod is placed on a rough horizontal surface, इस टाइप का है। Rod is placed on a rough horizontal surface, this rough horizontal surface. Rod is slightly pushed, slightly जो है ऐसे इस टाइप से है, और इस टाइप से जो है इसको स्लाइटली पुश कर दिया।
पुश कर दिया तो ये धीरे धीरे फॉल करना स्टार्ट करेगा। तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंट सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग एट दिस एंड। इस एंड पे रॉड स्लिप नहीं कर रहा है, ये हमें मानना है कि यहाँ पे दिस रॉड इज नॉट स्लिपिंग एट दिस पॉइंट। दिस रॉड इज जेंटली पुश्ड फ्रॉम द टॉप एंड दिस रॉड स्टार्ट्स फॉलिंग। दिस रॉड स्टार्ट्स फॉलिंग, ये ऐसे जो है फॉल करना स्टार्ट करता है। इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना है। सो आफ्टर रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा डिग्री, थीटा डिग्री रोटेशन के बाद हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स, कि ये रिएक्शन फोर्स, ठीक है मैं रिपीट करता हूं। इफ a rod is in vertical position and this rod is gently pushed after rotation of theta, find reaction force। रिएक्शन फोर्स कौन कौन सा होगा? कोई भी सरफेस कौन से रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल एंड बस फ्रिक्शन। रिएक्शन मतलब सिर्फ नॉर्मल नहीं, ज्यादातर लोग गलती करते हैं, रिएक्शन मतलब नॉर्मल नहीं, सरफेस ही तो अप्लाई करता है, फ्रिक्शन भी अप्लाई कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी अप्लाई कर रहा है, ये दोनों फोर्सेस सेम सरफेस अप्लाई कर रहा है। तो फाइंड द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स में ये लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन फोर्स में नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ये दो चीजें फाइंड करना है। अच्छा, एज्यूम नो स्लिपिंग, एज्यूम नो स्लिपिंग ऑन ग्राउंड, मतलब इतना रफ है कि वो एंड स्लिप नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जैसे बताया था सेंटर ऑफ मास में कि स्मूथ सरफेस है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा बताया था वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन भूल गए होगे कि यहाँ से जो है ऐसे अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये एंड स्लिप कर सकता है, सो दैट कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे फॉल करे। बट अभी यहाँ से जो है ऐसा केस नहीं होगा, यहाँ से रफ सरफेस है तो यहाँ से फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो एस्टिमेटेड टाइम है वो है 20 से 25 मिनट। इसको जो है अटेम्प्ट करोगे तो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, जो कि जरूरी है आज के टाइम में। तो इसको सॉल्व करना है, जैसा रिएक्शन फोर्स हमने डिनोट किया था जैसे वैसे सोच के सॉल्व करोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, फिर डिस्कशन के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम जो कि लॉज ऑफ मोशन से ही बहुत फेमिलियर है, वही सिस्टम फिर से यहाँ पे आएगा। पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम में अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा पुली ब्लॉक सिस्टम में तो लॉज ऑफ मोशन में और यहाँ के पुली ब्लॉक में डिफरेंस क्या होगा? सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं उसका, कि यहाँ पे ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये ब्लॉक तो कनेक्टेड हैं, यहाँ पे ये M1 और ये जो है M2, M1 एंड M2, M1 एंड M2। अच्छा है, तो M1 M2 M1 एज्यूम कर लेंगे कि M1 इज मोर देन M2, और ये जो है ये डिस्क जो है पुली है, इसका मास M एंड रेडियस R। तो इसको हम डिस्क से रिलेट कर सकते हैं कि पुली क्या है, एक डिस्क टाइप का शेप है जो कि एक्सेल के अबाउट, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। अब जो लॉज ऑफ मोशन में पुली था, उस पुली और स्ट्रिंग के बीच में बोला था मैंने कि फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन जब नहीं होगा तो इस पुली के कोई भी रोटेशन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अगर मैं मान लो स्ट्रिंग को हटा देता हूं, तो भाई जब स्ट्रिंग इसके बीच में कांटेक्ट है और स्ट्रिंग कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, ये पुली है और यहाँ पे स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो स्ट्रिंग जो है कोई फोर्स ऐसे टेंजेंशियल अप्लाई नहीं करेगा, तो इसका रोटेशन नहीं होगा। मतलब लॉज ऑफ मोशन की जो पुली होती थी वो रोटेट नहीं करती थी, सिर्फ उसके ऊपर से क्या है, उसके ऊपर से सिंपल अगर ऐसे है यहाँ से, तो ये ऐसे पुली है, बस स्ट्रिंग इसके ऊपर से स्लिप कर रही है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग जो है वो स्लिप कर रही है। यहां पे क्या होगा, यहां पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नो स्लिपिंग,
नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, स्ट्रिंग एंड पुली, समझ रहे हो? अगर नो स्लिपिंग होगा तब तो ये इसका दोनों एक साथ, जो स्ट्रिंग का जो पॉइंट होगा जिसके पास में होगा, अगर इस तरह से है, इस तरह से है अगर, तो जब जैसे जैसे स्ट्रिंग बिना पुली के रोटेशन के ये स्ट्रिंग नीचे आएगी नहीं। तो स्ट्रिंग एंड पुली, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। नो स्लिपिंग मतलब इसके ऊपर है। अब अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये स्ट्रिंग का पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट जब पुली रोटेट करेगी, सपोज M1 हैवी है तो इस साइड से ये जो है रोटेट करेगी, तो रोटेशन की वजह से ये पॉइंट धीरे 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 ऐसे नीचे आएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। पहले क्या होता था, जब फ्रिक्शन नहीं था, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वैसे हम सॉल्व करेंगे, वैसा केस होगा, नो रोटेशन ऑफ द पुली। जब फ्रिक्शन होगा, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली, इन दैट केस इसका रोटेशन भी होगा। अच्छा, जब रोटेशन तभी पॉसिबल होगा जब फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होगा तो तुम ये सोचो कि स्ट्रिंग के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा विजुलाइज करो कि अगर सरफेस को मैं स्मूथ मानता हूं, स्ट्रिंग इसके ऊपर से स्लिप कर रहा है, स्ट्रिंग स्लिप कर रहा है, मतलब कि ऐसा मैंने ड्रॉ किया कि ये छोटा सा, ये तो मैंने डिनोट कर दिया क्या, ये जो है पुली, और ये है कोई एक रोप का एलिमेंट, ये जो है ऐसे स्लिप करना चाह रहा है, सरफेस को स्मूथ मानता हूं तो ये जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और पुली के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो पुली के ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसके वजह से पुली का रोटेशन होगा, उसके वजह से पुली का रोटेशन होगा, ठीक है। और एलिमेंट के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा पुली के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब जो टेंशन है इस पुली के ऊपर, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, पुली के ऊपर नहीं, स्ट्रिंग के ऊपर, समझ रहे हो? ये स्ट्रिंग के ऊपर है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये फ्रिक्शनल यस फोर्स सर। है जो टेंजेंशियल टेंजेंशियल हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, हर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो जब यहां से फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तुम ये सोचो भाई, दो पर्सन यहाँ पे स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं ऐसे, दो पर्सन यहाँ से स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं 100 न्यूटन से, 100 न्यूटन से। अब एक और बीच में आके पुल करना स्टार्ट कर देता है, एक और आके फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में अप्लाई करता है। तो पहले तो कि दोनों साइड में टेंशन सेम था, अब एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर आ जाएगा तो क्या टेंशन अलग हो जाएगी, इस साइड कुछ टेंशन होगा और यहां से कुछ टेंशन होगा।